हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि गाइस आज का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी पार्ट्स आए हैं आई होप आपने वो रिवाइज कर लिए होंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करेंगे। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो क्या होगा? क्या वो 2 गुना होगा, क्या वो 4 गुना होगा, चौथाई भाग होगा या फिर आधा भाग होगा? एज सिंपल एज दैट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं F=G m1m2/r²। ये एक फॉर्मूला होता है जो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यही बोला है कि अगर जो दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की वो डबल हो जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस गुरुत्वाकर्षण बल पर, जो कि क्या है यहाँ पर F है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। अगर हम तो हमने इस फॉर्मूले में क्या किया, सिंपली r के प्लेस पर क्या पुट किया, 2r पुट किया और इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 1/4, यहाँ पर क्या आ जाता है 1/4 आ जाता है, यानी कि जो पहले बल है उसका 1/4 हो जाएगा जो दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। कब? जब दूरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपको डबल ट्रिपल कुछ भी पूछा जा सकता है देकर, लेकिन आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है, F=G m1m2/r²। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जा रही होती है तो उसका भार क्या होगा? भार जो होगा उसका अनचेंज्ड होगा, अपरिवर्तित होगा, उसके भार पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, लकड़ी, लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़ों को, लकड़ी, लोहा और मोम, इनके समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? गाइस मैंने पहले भी आपको बताया है, सारे जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये मैंने बिल्कुल नहीं बनाए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी ईजी ना लें। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि कौन सा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, तो सभी 7 पहुँचेंगे, चाहे लकड़ी का टुकड़ा हो, चाहे लोहे का हो या मोम हो। अगर आप उनको एक साथ गिरा रहे हो तो वो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुँचेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहता है, आदर्श परिस्थितियों में समान ऊंचाई से गिराए जाने पर, मैंने भी क्या बोला, एक साथ, यानी कि समान ऊंचाई से वो गिराए जा रहे हैं, तो गिराए जाने पर लकड़ी, लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g। ठीक है, तो वो सब क्या आएंगे, एक साथ ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th कहता है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, अब यहाँ पर बात हो रही है हवा में। ठीक है, ये क्या है, हवा में एक लोहा है और एक लकड़ी है, वो समान भार की गेंद है, उनको समान ऊंचाई से अगर आप गिराओगे तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि हवा में क्या होगा, लोहे का वेट ज़्यादा होगा, तो बाद में कौन गिरेगा, लकड़ी गिरेगी, और पहले कौन गिरेगा, लोहा गिरेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है हवा की। ठीक है, अगर हवा नहीं होगी तो कोई भी चीज़ आप एक साथ गिरा रहे हो, एक साथ ही वो पृथ्वी पर गिरेगी, लेकिन वो कब होगा, हवा की अनुपस्थिति में। लेकिन हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर एक साथ पहुंचेंगे, लेकिन हवा की उपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो गति का समीकरण यूज़ करना है। ठीक है, v² = u² + 2gh।
ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gh। यहाँ पर u प्रारंभिक वेग होता है और v क्या होता है, अंतिम वेग होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। सिंपल कथन बोला है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ठीक है, और कारण इसका बोला है कि इसलिए रहता है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब ये बात तो सही है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर मानव का वजन 1/6 हो जाता है। मान लीजिए 600 है अगर पृथ्वी पर किसी का वेट, तो उसका चंद्रमा पर कितना होगा, उसका 1/6 यानी कि 100 होगा। ठीक है, लेकिन इसका कारण जो है ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका कारण ये नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर नहीं है इसलिए 1/6 रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, हम सभी जानते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6 होता है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का जो भार है वो पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। तो इसका ये कारण रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। किसी पिंड का जो भार होता है वो क्या सब जगह समान होता है, या ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, या विषुवत रेखा पे ज़्यादा होता है, या फिर मैदानों की अपेक्षा जो पहाड़ होते हैं उन पर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी पिंड का भार कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर। ये पीसीएस में भी प्री और मेंस दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी भी पिंड का जो वेट होगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर होगा। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है कहाँ पर, तो ध्रुवों पर अधिकतम। अभी हमने देखा है कि मानव शरीर का भार, किसी भी वस्तु, किसी भी पिंड का भार आपसे पूछा जाए तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, और किसी वस्तु का भी पूछा जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा। एक पिंड, 15 क्वेश्चन देखेंगे। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है। पिंड का अधिकतम भार किस में होगा, वायु में सबसे ज़्यादा भार होगा, जल में सबसे ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन में। तो किसी भी पिंड का मैक्सिमम वेट जो होगा वो किस में होगा, आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन में। किस में होगा, हाइड्रोजन में होगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। किसी पिंड का सर्वाधिक द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। देखो जो द्रव्यमान यानी मास होता है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, और ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला तो गुरुत्व बल जो होगा उस पर, दूसरा पिंड पर लगने वाला उतक्षेप बल पर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो चीज़ों पर ये निर्भर करेगा, गुरुत्व बल पर और दूसरा पिंड पर लगने वाले उतक्षेप पर। यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है इसमें हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, इसलिए उसके द्वारा जो लगाया गया बल होगा वो सबसे कम होगा। तो यहाँ पर जो भार होगा पिंड का सबसे ज़्यादा किस में होगा, हाइड्रोजन में होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट में पूछा है कि गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त होकर कोई कण गिर रहा है तो उस कंडीशन में जो समय t होगा और विस्थापन d होगा उसमें क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वो इस तरह से क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा यहाँ पर आकर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है, यहाँ पर डी से क्या है, विस्थापन है, और टी से टाइम है। इस तरह का आपको ग्राफ ये मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखो ये जो कंडीशन है किस इक्वेशन पर डिपेंडेंट है, विरामावस्था से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, S = ½ GT²। ठीक है, विरामावस्था से गिर रहा है तो यहाँ पर U 0 होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए यहाँ पर S = UT + ½ GT² वाला फॉर्मूला जो है यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की इनमें से सही सुमेलित आपको करना है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे रेडियम की खोज किसने की, तो रेडियम की खोज की है मैडम क्यूरी ने। ठीक है, इसके बाद पेनिसिलिन की खोज किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
एक्सरे की खोज की है रोंटजन ने, और चेचक के जो टीके की खोज की है वो किसने की है, एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे रोंटजन और चेचक एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज़ गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? पृथ्वी लगातार अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से क्या कर रही है, घूम रही है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या कहता है कि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, इसलिए हमको जो रोटेशन है पृथ्वी की वो फील नहीं होती, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति क्या है, शून्य है, ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 25, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ना रहे तो क्या इसमें से बात सही होगी? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। देखो, कंडीशन कोई भी हो, द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ बात कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण ही चला जाए तो भार भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी पर जो परिक्रमा कर रहे होते हैं चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह क्यों नीचे नहीं गिरते? क्योंकि उनके लिए जो गति आवश्यक है वो त्वरण प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है पृथ्वी का आकर्षण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या कहता है, एक भूउपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मतलब एक भू उपग्रह है, वो अपने कक्ष में गति कर रहा है और ये अभिकेंद्र बल के प्रभाव से हो रहा है, जो किससे प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो अभिकेंद्र बल प्राप्त हो रहा है किससे प्राप्त हो रहा है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ते हैं। 28 क्या कहता है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? जो आर्टिफिशियल होते हैं उपग्रह, उनको पृथ्वी से हम सुस्पष्टता से कैसे ट्रैक कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि डॉपलर प्रभाव के द्वारा हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग के द्वारा ट्रैक किए जा सकते हैं और ये ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से ट्रैकिंग संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से करता रहता है? तो अपने ही कक्ष में एक उपग्रह जो है वो क्या करता है, अपने ही कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वो करता है ऐसा केंद्राभिमुखी बल के कारण। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वो ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केंद्राभिमुखी बल। इसका मतलब है कि उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्राभिमुखी बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनमें से कौन सा सही नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में, ये आपसे पूछा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही नहीं है। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चारों जो ये बल ऊपर बताए गए हैं, इन चारों बलों में गुरुत्व सबसे क्षीण बल है, सबसे कम प्रभावी है, जबकि जो सबसे प्रबल है
वो कौन सा है? वो है नाभिकेबल। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रबल है और कौन सा क्षीण है। तो सबसे प्रबल होता है नाभिकेबल और सबसे क्षीण कौन सा होता है? गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट गति में ऊपर जा रही होती है। आपने शायद ये फील किया हो, तब आप लिफ्ट में जाएंगे, जब आप ऊपर की ओर जा रहे होते हो लिफ्ट से, आपको अपना वेट क्या फील होता है? ज़्यादा फील होता है। ठीक है। और ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही होती है तो आपको अपना वेट क्या होता है? ज़्यादा फील होता है। 32 क्वेश्चन की बात करते हैं। लोलक की कालावधि यानी कि जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? किस पर निर्भर करता है? तो जो लोलक का टाइम पीरियड होता है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। कैसे करता है? तो इसका एक फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला होता है T=2π√L/g। तो यहाँ पर जो टाइम है लोलक का, टी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि लेंथ की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो जो टाइम होगा, कालावधि होगी लोलक की, वो किस पे डिपेंड करेगी? उसकी लंबाई पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। क्या कहता है? लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है वनडे एग्जाम्स में भी और पीसीएस में भी पूछा गया है कि गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं घड़ियां। तो इसका आंसर होगा इसमें लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। और जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो टाइम क्या लगता है हमें? धीरे धीरे लगता है कि बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो जिस तरह से जब लंबाई बढ़ जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं जब टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, तो लेंथ बढ़ने पर टाइम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। 34 क्वेश्चन की बात अगर हम करें। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? अगर वो खड़ी हो जाए एकदम से, झूला झूलती हुई लड़की, तो उसका जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की जो लंबाई होगी वो कम हो जाएगी, और लंबाई कम होगी तो आवर्तकाल कम होगा, क्योंकि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। इसलिए जब उसके खड़े होने पर एकदम से लंबाई कम हो जाएगी तो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा है कि इन कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो एक क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। थर्ड कहता है दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। या फिर फोर्थ कहता है सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि कौन सा सही है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 जो होंगे वो करेक्ट होंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, ठीक है। कोई भी सरल आवर्त गति करता हुआ पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ठीक है। उसका त्वरण शून्य हो जाता है, वेग अधिकतम हो जाता है, गतिज ऊर्जा भी अधिकतम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ये कब है? जब वो अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, तो ये कंडीशंस फॉलो होती हैं। अब अगर वो अपनी चरम स्थिति पर पहुंचता है तो क्या कंडीशंस होती हैं? ठीक है। जब अपनी चरम स्थिति पर पहुंचता है तो क्या कंडीशंस होती हैं? उसका त्वरण अधिकतम होता है, कार्य करने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है वो अधिकतम होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, और स्थितिज एनर्जी जो होती है यहाँ पर वो क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी, और वेग क्या होगा? शून्य होगा। दोनों कंडीशन में हमने बात कर लिया है कि जब मध्यमान स्थिति से गुजरेगा तब क्या कंडीशन होगी, और तब चरम स्थिति पर होगा तब क्या कंडीशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर की बात करते हैं 36। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्लो चलती है सर्दियों गर्मियों में, तो ये तीव्र कब चलेगी? शीतकाल में, है ना। ये तेज़ चलती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? आवर्त पथ जो होता है और आवर्तकाल घट जाता है, तो टाइम पीरियड भी कम हो जाता है, घड़ी तेज़ चलती है सर्दियों में।
37वां क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस वैल्यू को याद रखना है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो क्या होगा। वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। क्यों आ गिरेगी, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो किसी वस्तु को जब हम 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वस्तु वापस पृथ्वी पर गिर आएगी, क्योंकि इसका पलायन वेग तो 11.2 तक है। तो जब तक इतनी स्पीड तक इसकी क्या हो जाएगी, पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 क्या कहता है। 39 कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। ठीक है, पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। फिर से समझिएगा, इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है वो उसके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या है, कम है, इस वजह से ऐसा होता है। थोड़ा सा समझते हैं इसको। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण होता है, हम सभी जानते हैं। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि धरती पर कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो जब जो कण होंगे गैस के वहाँ से पलायन कर जाएंगे तो वायुमंडल तो गैसों से बनता है, तो वायुमंडल वहाँ नहीं बन पाता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।